अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहज़ेब के ईद शो में आपका खैर मकदम है। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और उम्मीद है कि अब तक जो गोश्त है वो आहिस्ता आहिस्ता मैरिनेशन के अमल से भी निकल रहा होगा और बारबेक्यू वगैरह भी तैयार हो रहे होंगे। तो हर ईद पर हम आपके लिए खुसूसी मेहमान लाते हैं और इस दफ़ा हमारे ईद के खुसूसी मेहमान हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बिस्मिल्लाह, आपको भी और आपके देखने वालों को और सुनने वालों को भी ईद मुबारक हो। अब ईदी तो दे देना भी इसी वक्त। आए एक दो आपको सीख खिला देते हैं। अच्छा, इस वक्त ये तो बकरे ईद है ना, वो इसमें ईदी नहीं होती। इसमें लिफाफे नहीं होते। अच्छा, ये बताएं कि कैसी गुजर रही है ईद। अभी तक तो आपके काफी टाइम हो गया है एज ए गवर्नर, तो अली अमीन से ईद मिलने जाएंगे सीएम साहब से? देखें, डिपेंड करता है। नहीं, अब अगर ईद पे देखें तो उसमें सियासत में तो चलो बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन ईद पे ऐसे मौके में तो बंदा मिल लेता है। नहीं, छोटा बड़े के पास जाता है। अगर अच्छा, वो देखें, हम जैसे अपने बुजुर्गों के पास जाते हैं ईद मिलते हैं, अगर वो आएंगे तो मैं उनको वेलकम करूँगा। अच्छा, वो आपसे छोटे हैं? उम्र में भी छोटे हैं और ओहदे में भी। अगर वो गवर्नर का हाउस तो आई थिंक सीएम हाउस से बड़ा, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो आएंगे तो मैं उसको वेलकम करूँगा। अच्छा, अच्छी कढ़ाई तीखे भी खिला दूँगा। आप तो ईद सारी सुना है कि बस अब आप जा रहे हैं डे खान, उधर ही गुजारेंगे? ईद हमेशा अपने इलाके में, अपने गांव में गुजारी जाती है। तो क्या एक्टिविटीज क्या होती है? आप तो वैसे बाहर ही बैठे होंगे, उजरे में लोग आ रहे होंगे, मिल रहे होंगे, 3-4 दिन इसी तरह गुजरते हैं? तो बस वो ऐसे ही होता है। देखें, ईद पे तो पहला दिन थोड़ा सा ऐसे होता है कि थोड़ा सा, क्योंकि कुर्बानी होती है और नॉर्मली हमारे वालिद साहब के टाइम पे रिवायत रहती है, पहले दिन थोड़ा सा रश फैमिली के साथ और अपने बड़ों के साथ। और सेकंड थर्ड है जो भी इलाके के डिवीज़न के पूरे जो हमारे दोस्त हैं, दोस्त नहीं भी होते हैं पॉलिटिकल, अगर साथ नहीं भी हैं तो जो जिनके साथ ताल्लुक़ होता है तो वो आते रहते हैं। सुबह से शाम तक जो है वो उनसे ईद मिलते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि भी एक अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अगर आपके पास इतने लोग मेहमान आ रहे हो ईद मिलने के लिए। फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं ईद पे? आपको इसी तरह इला मैं तो आप दोबारा खामा खा मेरे मुँह से मैं इसीलिए ये सवाल कर रहा हूँ। ईद पे हो या ईद हो या ना हो, आपको पता है कि सियासतदान की ज़िंदगी कैसे होती है। भाभी की शिकायतें मैं ऑन एयर तो नहीं कर सकता। देखिए, दिन में हमारे अपने जो है जो वो शिकायतें करती हैं तो दिन में हमारे अपने ऑफिस और ये चीज़ें होती हैं। रात को आप लोग जान नहीं छोड़ते हमारी, रात 11-12 बजे तक। तो ये दिन होता है सारा। आप क्या करें, हम 12 बजे घर जाने लगते हैं, फिर आप रुकवा देते हैं, फिर 2-3 बजे तक आप बिठाई रखते हैं। अब आप ब्लेम हमें दे रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि फैमिली को भी टाइम दिया जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फैमिली भी एडजस्ट हो जाती है, उनको भी पता है सियासतदान के बच्चे होना या बीवी होना बहुत एक मुश्किल टास्क होता है, लेकिन उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि हम हमें बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अच्छा, पेरेंट्स आपके, अबू तो हयात नहीं है आपके ना, अम्मी वालदा हयात, वालदा हैं। अच्छा, वो डी खान में ही होती हैं? डी खान तो खैर मैं कोशिश की है कुछ दिन के लिए, मैं उनको पेशावर लेके आया था। अच्छा, और उनको डी खान बहुत ज़्यादा पसंद है। वो भी पेरेंट्स का यही होता है ज़्यादा। हाँ, पॉलिटिकल खातून भी है, वो ख़वातीन का रश मश लगा रहता है तो वो उसमें खुश होती हैं। अच्छा, वैसे डी खान से, वैसे तो आबाई शहर से हर किसी का एक लगाव तो नेचुरल होता है, लेकिन चूंकि आपकी वालदा वहाँ पे होती हैं तो ये एक और बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ उनको साथ खींच के लाऊँ पेशावर, अच्छा, तो वो साथ रहें तो अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, गवर्नर हाउस में। और नॉर्मली ये कैसे बहुत अरसा हो गया कि हमारा भी ये होता है कि वो कभी किधर कभी किधर। तो एक इस पेशावर तो ये नहीं कि अभी आपने कोई बेस तो पेशावर हो गया, जिधर भी जाए तो पेशावर आना। तो एक ही होता है कि आप 2-4 दिन पेशावर में रहे, 2 दिन इस्लामाबाद या बाहर कहीं पेशावर, कराची या लाहौर जाएँ, तो कम से कम वो 3-4 दिन तो ये होता है कि वो आप मिल लेते हैं। दूसरा ये होता है कि हमारे वाले साहब के टाइम में भी ये हमारी होती है कि वो ब्रेकफास्ट से सुबह सवेरे मुलाकात हो जाती है, उसके बाद जब दिन शुरू होता है तो बिजी हो जाते हैं। अच्छा, कुर्बानी कितनी की है आपने? ये तो अल्लाह और हमारे दरमियान है, आप क्या पूछने वाले? नहीं, वैसे बता, क्योंकि आपके लिए तो आपके लिए तो शो ऑफ करना नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यार कहीं ना कहीं तो आप कुर्बानी कर दें, क्योंकि आपके लिए तो सारी उम्र दोस्तों ने कुर्बानी दी है। अच्छी बात है, दोस्त कुर्बानी देते हैं दोस्त कुर्बानी देते रहे, दोस्त होते कुर्बानी के लिए। हम भी आप लोगों की कभी कभी कुर्बानी दे रहे होते हैं। तो आप गवर्नर साहब, रूटीन क्या होती है? देखिए, बकर ईद और फिर जो ईद उल फितर होती है ना, उसमें डिफरेंट रूटीन होती है। तो इसमें क्या वही बारबेक्यू और तिक्के चलते रहते हैं और मेहमान आते रहते हाँ, हैं? ये भी है। और दूसरा ये है कि पहले बकर ईद से फ़र्क है क्योंकि गोश्त होता है तो शाम को, क्योंकि रात तक तो शाम तक मेहमान होते हैं, तो शाम को भाई और रिश्तेदार कुछ इकट्ठे हो जाते हैं, बारबेक्यू या ये चीज़ें करके, तो बस वो बैठ के गपशप हो जाती है ना, उसमें लगे रहते हैं। दोस्तों को तो आप बड़े कम मंगवाते हैं?
दोस्तों को हम खिलाते रहते हैं, लेकिन वो जब खा हर ले 4-5 साल बाद। नहीं वो खा ले तो उसके बाद वो मानते भी नहीं, तो हमने कहा चलो अच्छी बात है ना खिलाएं। अच्छा अच्छा, केपी की ईद और पंजाब की ईद, आपने इस्लामाबाद में भी बड़ी ईदें गुजारी? नहीं गुजारी कोई। आप अच्छा, आप चले जाते हैं? मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी डी खान से बाहर ईद गुजारी हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग। वो जब स्टूडेंट लाइफ में आप यूके में होते थे, वो इक्का दुक्का हमारी ईदें वहाँ पे 2-3 साल शायद गुजरी हैं। उसके बाद भी अगर मैं 1-2 दफ़ा ऐसे पिछले मतलब है कि छोटी ईद पे जब हम उम्र वगैरह पे आखिरी अशरे में जाते थे, उसमें भी होता था कि वहाँ पर एक दिन पहले ईद हो जाती थी तो हम पहुँच जाते थे ईद पे भी। तो मुझे याद नहीं है कि सिवाय स्टूडेंट लाइफ के मैंने कोई ईद मिस की हो डी खान से। आप स्टूडेंट लाइफ से पीपल्स पार्टी में तकरीबन? हाँ, मेरे वालिद साहब रहे, मेरे नाना जो थे वो भुट्टो साहब की फर्स्ट कैबिनेट में इस्टेब्लिशमेंट के वजीर थे। अच्छा, क्या नाम था उनका? जस्टिस फैजुल्ला कुंडी। अच्छा। जो पहले 5 वज़रा उन्होंने लिए थे उनमें से वो भी थे, जस्टिस फैजुल्ला कुंडी। अच्छा। और मेरे वालिद साहब के जो नाना के या दादा के हैं वो केपी असम्बली के पहले डिप्टी स्पीकर थे 1932 में। अच्छा, और आपके वालिद साहब भी पीपल्स पार्टी में थे? मेरे वालिद साहब उस पार्टी से मैंने भी रहे। अच्छा। 2 दफ़ा चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी रहे। अच्छा। इस वक्त भी मेरे भाई दूसरी दफ़ा MP हैं पीपल्स डी पार्टी। खान से 2 दफ़ा वो दूसरी दफ़ा भी बने। हाँ, बड़ा मुश्किल। तो आपने यूके में किस लिए गए थे, क्या कितना अरसा रहे, जरा बताइए हमें। 4 साल यूके में गुजारे, लॉ किए। अच्छा। आप भी वहाँ पे गलियों में घूम फिर रहे होते थे? नहीं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? 4 साल गुजारे हैं तो अच्छी बात। आप तो 4 साल मैंने गुजारे, लॉ किया जी, और एक अच्छा एक्सपीरियंस था लॉ। स्टूडेंट लाइफ का अपना एक वो मज़ा होता है। अभी दुनिया की जिस कोने में चले जाएं, जब यूके जाते हैं ऐसा लगता है जैसे अपने घर पहुँच गए। अच्छा। आपको तो खैर काफ़ी मौके मिलते हैं आने जाने का, हमें तो बहुत कम मिलते हैं आने जाने अच्छा, ठीक है। तो किस वक्त आप हमें ले जाएं दोबारा हम इकट्ठे चलें। नहीं, आपको तो हमारी वैसे यूके में भी काफ़ी मुलाकातें हुई हैं, नाजरीन को बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बचपन में? बचपन में। अच्छा, आप यू आर अ बैरिस्टर एज वेल? आई हैव डन लॉ डिग्री। अच्छा, आपने लॉ किया उस वक्त? फिर मैं आया तो फिर मैंने 2002 का इलेक्शन लड़ा। 2002 का? अच्छा, आपकी वहाँ पे बीबी के साथ मुलाकातें होती थी? एग्जाइल में थी तो हम स्टूडेंट थे तो डेफिनेटली वहाँ पर मुलाकातें उनके साथ होती रहती थी। अच्छा, तो हाउ डिफरेंट वाज बीबी व्हेन शी वाज इन एग्जाइल? एज ए प्राइम मिनिस्टर भी आपने उनको देखा है? और एज ए प्राइम मिनिस्टर बहुत कम देखे, छोटे थे, अपने वालिद साहब के साथ मतलब सुनते थे चीज़ें, लेकिन एग्जाइल में आपकी लाइफ डिफरेंट होती है। पाकिस्तान में अपोजिशन में सियासतदान की लाइफ डिफरेंट होती है, हुकूमत में डिफरेंट होती है, डेफिनेटली चेंज आती हैं। और एग्जाइल में तो फिर टोटली आपको भी पता है कि जब ये लीडरशिप वहाँ पर मौजूद होती है, आपने भी कई दफ़ा लीडर्स को देखे हैं, उनको वहाँ पर टाइम मिलता है सोचने का भी और मतलब है कि इंटरेक्शन का भी टाइम भी होता है, और इसलिए वो टाइम दे भी सकते हैं। यहाँ पर उनकी एंगेजमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पर जो है वो और होता है कि आप एंगेजमेंट्स की वजह से नहीं दे सकते। फिर आप डेफिनेटली जब हुकूमत की जिम्मेदारियाँ संभालते हैं तो हुकूमती मामलात इतने जो हैं वो ज़्यादा होते हैं कि वो टाइम्स आप जो है वो दे नहीं सकते जिस तरह आपने अपोजिशन में या एग्जाइल में या बाहर होते हैं उसको देते हैं। तो डेफिनेटली वो डिफरेंस तो होता है। लेकिन मुझे उनके साथ वहाँ पर मौका मिला, और जब वो 2008 के इलेक्शन में जी 8 में वापस आई तो उनका भी डी खान का एक विज़िट था, लेकिन उस वक्त हालात इतने ख़राब थे तो हमने उनको कहा कि जी आप कैंसिल कर दें, आप डी खान ना आए। अच्छा, हमने उनको कहा आप डी खान ना आए तो हम जो है इंशाल्लाह इसको वो कर लेंगे। लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी उस वक्त इसमें थी क्योंकि 2002 से 2008 तक MMA की हुकूमत गुजरी थी, और एक दुनिया में एक वो था कि पाकिस्तान में एक ऐसी जमात आ गई है, ऐसी जमातों का इत्तेहाद हो चुका है कि यहाँ पर बिल्कुल ही एक इस्लामी जमातें जो हैं मज़हबी जमातों मज़हबी रंग उनको, हाँ। और उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जीत हमारे लिए जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और मैंने उनको गारंटी, मैं कहा जी मैं बिल्कुल बड़ी मार्जिन से जीतूँगा, और उसके बाद जो है बस वो हयात नहीं रही और हम इलेक्शन जीत गई। अच्छा, पार्टी में क्या फ़र्क आया बीवी की रहलत के बाद? देखें, हर पार्टी लीडर का और हर पॉलिटिकल, अगर मैं और मेरा भाई सियासत में तो उनकी अपनी एक टीम है और मेरी अपनी की टीम है, कुछ लोग कॉमन भी होते हैं, तो वो डेफिनेटली मोहतरमा शहीद के बाद एक गैप आया। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब क्योंकि जेल में थे, उनको मतलब है कि जेल में रखा गया था, और फिर वो एग्जाइल में थे, वापस आए, तो वो इतनी जो है वो फील्ड पॉलिटिक्स और वो थोड़ा सा गैप था। उन्होंने फिर आके वो गैप कवर किया। गैप कवर करने के बाद जो उन्होंने अपनी एक जो वे ऑफ पॉलिटिक्स थी वो उन्होंने एक रिकॉन्सिलेशन की पॉलिटिक्स की, डायलॉग्स की पॉलिटिक्स की, उन्होंने सबको साथ मिलाया और 5 साल एक अपना एक टेन्योर एक पार्लियामेंट का पूरा करे और स्मूथ ट्रांजिशन हुई और फिर आगे भी चलते रहे।
मोहतरमा शहीद का अपना एक वे ऑफ है, बिलावल साहब का अपना वे ऑफ पॉलिटिक्स है, हर किसी का अपना वे ऑफ पॉलिटिक्स होता है। अच्छा, कोनी साहब, ये बताइएगा कि बेहतरीन आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? जो आपको नहीं खिलाता आजकल। नहीं, इसका जवाब ये होना चाहिए जो खिला दे कोई, वही पसंदीदा डिश है। नहीं, जो मैं आपको आजकल नहीं खिलाता वो मेरी पसंदीदा डिश है। हाँ, सोबत जिसको कहते हैं। और सोबत, हाँ, आखिरी सोबत आपने हमें कोई 5 साल पहले खिलाई थी। हाँ, ऐसे दिन बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह, अगले साल जब करेंगे आप बोलेंगे 6 साल हो गए। अच्छा, वो सोबत में वैसे वो देसी मुर्ग होता है, फिर उसमें क्या क्या चीजें होती हैं कोनी साहब? देसी मुर्ग ही बनते थे नॉर्मल, या वो गोश्त बनता है जो, या ज्यादातर देसी मुर्ग में बनता है? देसी मुर्ग में, क्योंकि उसको आपको वो एक जो प्रोसेस जो मुझे अब वो एक ज़माने में खाना बनाते थे, अब भूल भी गए। वो जब आप बनाते हैं, क्योंकि आप ब्रॉयलर या वो डालते हैं तो गोश्त उनका गल जाता है। अच्छा, तो देसी मुर्ग क्योंकि लेट गलता है तो इसलिए वो करते हैं, या फिर गोश्त बड़ा गोश्त है वो डालते हैं ताकि वो शोरबा जो बनाते हैं पतला, बहुत पतला शोरबा बनाते हैं। अच्छा, वो उस ना करें किसी ने आपको मायूस ना हो। नहीं, वो आपने जो खिलाया था वो किस्सा तो मैं सुना दूं कि वो एक पीस था और हम 7 लोग थे, चिकन का एक पीस था उसमें। एक पीस नहीं था, एक मुर्गी थी, 2-3 मुर्गियाँ थी, बल्कि जो आपने 2-3 से एक बना दी थी। और मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना वो तस्वीरों का ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको जो चीज़ मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा मैं उसकी तस्वीर खींचूंगा। अच्छा, कि कल को फिर हम अदरवाइज क्लेम ना कर सकें, दावा ना कर सकें। नहीं, मैं उसको तस्वीर खींच ट्वीट भी करूंगा। अच्छा, आप बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, सहाफ़ियों में भी मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा सहाफ़ी अगर किसी पॉलिटिशियन के दोस्त हैं तो वो आप हैं। सियासतदानों में बेहतरीन दोस्त कौन है आपको? यार ये सवाल नहीं करना चाहिए, क्यों दुश्मन बना? नहीं, आप बता, मुझे पता है, लेकिन आप बस वो राज ही रहे, राज ही रहे। नदीम अफजल चंद है या मुस्तफ़ा खोकर है? देखिए, मुस्तफ़ा नवाज खोकर मेरे साथ पढ़े हैं, हमने इकट्ठे वहाँ पे यूके में पढ़े हैं। किससे मैं नहीं सुनाऊंगा वहाँ के, सुना दे, कोई मसला नहीं है, खुली किताब है सियासत। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उसके बाद हमने इकट्ठे पॉलिटिक्स हमने की, एक पार्टी में की। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पार्टी छोड़ी और पार्टी से गए, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। हम समझते हैं कि उस पार्टी में रहते तो एक पार्टी के एक सरमाया थे। उनके जाने से पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचा? देखें, पार्टीज़ में लोग आते जाते हैं, लेकिन पार्टीज़ को नुकसान नहीं होते, कुछ होते भी हैं लेकिन वो कवर अप हो जाते हैं। ठीक, लेकिन वो ऐसी शख्सियत है, मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव चीज़ थी, वो था एडिशन थी पार्टी में। नदीम चंद बिल्कुल मेरे दोस्त हैं, नदीम चंद भी मेरे बड़े मतलब है कि करीबी दोस्त हैं। वो भी एक ज़माने में चले गए थे, बागी हो गए थे, हमसे पीटीआई में चले गए थे, फिर आ गए। हमने उनको लॉन्ग मार्च में वायद दोस्ती निभाई उन्होंने कराची। आपको पता ही, ये क्लिप वो देखेंगे ना? क्या चीज़? ये क्लिप वो देखेंगे? क्लिप से पहले जो है आप उसको खबर पहुंचा देते हैं, आप रोज़ रात को उनको जासूसी करके बताते हैं। अच्छा, तो जब हम लॉन्ग मार्च में थे कराची से, जब हम इस्लामाबाद का जो हमारा लॉन्ग मार्च था, उसमें वाहिद सियासतदान थे जिनको हमने कहा कि अब हम लॉन्ग मार्च में आ रहे हैं, आपके शहर से गुजर रहे हैं, तो आप ज्वाइन करें। तो उन्होंने ज्वाइन किया, हमें लाहौर में उन्होंने ज्वाइन नहीं की और फिर हम उनको साथ लेके। तो दोस्त हैं बिल्कुल, और भी काफ़ी दोस्त हैं। कायरा साहब भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, पुरही शाह साहब की हम रिस्पेक्ट करते हैं। गिलानी साहब बड़े मेहरबान हैं, मतलब है कि बहुत और भी हैं। अब एक का नाम तो बड़ा, शेर रहमान साहब अभी। अच्छा, तो अब आप शैतानी करेंगे जिस चीज़ का नाम नहीं, मैं जिस चीज़ का नाम नहीं ले उनको आप क्लिप भेजेंगे, देखो आपका नाम नहीं लिया। अच्छा, तो ये सहाफ़ियों के साथ रिलेशंस जो हैं और अच्छे रिलेशंस रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। और फिर मैं अक्सर आपकी 2-3 गैदरिंग्स में जब मैं गया हूँ तो उसमें ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका ओपिनियन जो है ना वो पॉल्स अपार्ट होता है, कोई एक तरफ का है, कोई दूसरी तरफ का है। ये कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, सबसे मुश्किल टास्क मुझे मिला था जब मुझे पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाया गया था। तो मैंने शेरी रहमान और कमर जमान कायरा को रिप्लेस किया था, और बड़े वो हैवी वेट और बड़े वो थे। और शुरू में जो है आप जैसे भी हमें संजीदा नहीं लेते थे कि मतलब है कि कौन आगे के। नहीं, आपको तो हमने बचपन से संजीदा लिया है। तो वो स्पेस कवर करते काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद मेरा तकरीबन टीवी टॉक शोज़ जिसे बोला है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये बड़ा चैनल है। अगर मैंने आपको टाइम दिया और कोई मतलब है कि टाइम नहीं दिया और कोई छोटा चैनल भी, और अक्सर भी आप हमें ताने देते थे कि आप इस चैनल पे क्या कर रहे हैं और मेरी रेटिंग ये है, लेकिन जो कमिटमेंट होती थी उसको माना करते थे। और उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ रहा है। उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैंने उनके साथ कोशिश की है कि हम उनके साथ एक अच्छे रिलेशन रखें, और उनकी भी मेहरबानी है। और कभी कोशिश की है कि बदतमीज़ी का वो
एक अदब और एहतराम का रिश्ता रहे और अभी तक अल्लाह ताला की फजल से रहा है। फैसल करीम कुंडी साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको ईद मुबारक। और आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं इस ईद पर गवर्नर खैबर पुख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। अच्छा, गवर्नर बनने के बाद आपने क्या महसूस किया? एक वो देखिए, एक आईनी रोल है, चाहे वो सदर मुमलिकत हों चाहे वो गवर्नर हों। कभी ऐसा आपको लगा कि यार बस मैं तो रिमोट कंट्रोल हूँ, यार बस इधर जाना है इधर जाना है इधर जाना है? नहीं, कोई अच्छा, अपनी मर्जी से करता हूँ। मर्जी से करते हैं आप? बड़ी बात है वैसे। देखें, ऑफिशियल्स कुछ मीटिंग और कुछ ऑफिशियल एग्रीमेंट्स होती हैं, वो अपनी जगह पे होती हैं, वो अगर है वो उसको एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद तो मैं अपना सारा स्केड्यूल खुद बनाता हूँ, जिधर मैंने जाना है, जिधर खाना। गवर्नर के पास आप जब आएंगे पेशावर, आप मुझे खाने बुलाएंगे, मैं आपके पास भी आ जाऊँगा। अच्छा, मैं आऊँगा और मैं आपको खाने पे बुलाऊंगा। आपका घर पेशावर है ना, बेस। जी जी जी, अच्छा अच्छा, चलो मैं वैसे ऑन एयर आपको दावत दे देता हूँ, मैं आपको बुलाऊंगा। भाई तारीख भी बता देना ताकि मैं भी से शुरू करा। मैं उन दिनों में आऊंगा जब आप नहीं होंगे। मैं चाहे अमेरिका में होंगे, आपके खाने के लिए आ जाऊंगा। बस ठीक है, ये डन हो गया मामला। तो गवर्नर साहब, इख्तियारात जो है गवर्नर के, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी कभी कभार आ जाता है कि यार कि क्या गवर्नर हाउस इतना बड़ा, वैसे किसी ने तो ऐलान भी किया था इसको लाइब्रेरी बनाएंगे, पता नहीं क्या बनाएंगे। तो क्या जरूरत है इतने खर्चे करने की? और एक गवर्नर की जरूरत भी रह गई। पहले गवर्नर वो फाटा को ओवरसी करता था, बहुत से और मामला, इतने इख्तियारात रह गए कि ये ओहदा होना चाहिए बरकरार। देखिए, केपी का गवर्नर पहले स्ट्रॉन्ग था, इसलिए था। आपने फाटा की बात की ना, तो फिर पंजाब सिंध और बलूचिस्तान में क्या जरूरत है? वहाँ तो फाटा नहीं। नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ ना ओवरऑल। देखिए, वो एक है कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोस्ट है, उसके देखिए चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो ऊपर होते हैं। और अब देखिए, जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट से अपने इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर को और पार्लियामेंट को दिए, और इसी तरीके से गवर्नर्स की ज़रूरत डेफिनेटली उसको होती है। और आपको वहाँ पर जो है उस इख्तियारात है नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको आइन और कानून के मुताबिक जो है वो उसकी जो है वो अगर गलत चल रही सूबाई हुकूमत, तो उसको जो है उसकी सिमत दुरुस्त करने के लिए भी समागत है। बाकी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस पे गवर्नर के एक रोल्स होते हैं। और बड़ा गवर्नर से बिल्कुल एक ज़माने में, जब देखें आप पुराने घर देखें ना, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आप जाके वो F6 वाले सेक्रेटरी से घर देखें, कितने बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े हैं। और फिर आप पुराने जब कमिश्नर और डीसी हाउसेज होते थे, या जो अभी जो गवर्नर हाउस 1900 में बना था, इट वाज चीफ कमिश्नर हाउस। अच्छा, 1932 में फिर इट वाज कन्वर्टेड टू गवर्नर हाउस, क्योंकि गवर्नर्स आ गए थे। तो उसी उसमें जो है, अब देखें ये लोग कहते हैं ना कि हमने इससे लाइब्रेरी बनानी है, कोई कहता है मैंने ये कर देना है। देखिए, आप कर नहीं सकते। आपकी हुकूमत थी ना 5 साल, क्या किया आपने? प्राइम मिनिस्टर हाउस से लाइब्रेरी बन गई, गवर्नर हाउस से कोई बन गई चीज़ें, ऊपर नीचे भी हुआ। ये चीज़ें देखें, ये एक स्टेट की चीज़ें थी जो आपके लिए। अब मुझे पेशावर गवर्नर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मैं इसमें कॉलेज बनाता हूँ या लाइब्रेरी बनाता हूँ, वो कंटोनमेंट में कैसे, अब जैसे मैं मिसाल दूँ, गवर्नर सिंध है, उन्होंने एक IT प्रोग्राम शुरू किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल। वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं सुबह दोपहर शाम की शिफ्ट में। मैंने जाके वहाँ पे विजिट किया, वो कनोपी लगी हुई है, सारे स्टूडेंट आ गए। अब मुझे बताएं, वो जो कनोपी लगी जिसमें हज़ारों स्टूडेंट बैठे हैं, 3 शिफ्टों में जाते हैं। पेशावर अगर आप गवर्नर हाउस में बनाएं तो बच्चे और बच्चियाँ जिस सिक्योरिटी से गुजर के उधर जाएंगी। हाँ, ये बात ये रीजन उनकी है। मेरा भी है कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी करूं इसमें, जैसे मेरी कोशिश है कि मैं वॉर ऑन टेरर पे एक म्यूजियम हो गवर्नर हाउस। अच्छा, गवर्नर हाउस में, क्योंकि हमारे गवर्नर हाउस है जो म्यूजियम जो पेशावर के उस साइड पे हमारा एक गेट वो है, दीवार आती है। अच्छा, तो मेरी वजह से उस दीवार के साथ कोई ऐसा गेट हो, उस म्यूजियम के सामने एक ऐसा म्यूजियम हो कि जो हमारी तारीख है वॉर ऑन टेरर में, वो हम दुनिया को देखें। आप दुनिया में जाते हैं, म्यूजियम्स होते हैं, बुक्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। पेशावर में आप क्या दिखा सकते, और भी चीज़ें, लेकिन जो जिस चीज़ से हम गुजरे हैं वो भी तो उनको दिखाया ना कि हमने दुनिया के लिए कौन सी कुर्बानी दी है। तो वो वॉर टेरर का एक म्यूज़ियम हो जिसमें मतलब है कि आए लोग और देखें, जिसमें हमारे शोधा की भी तस्वीरें, चीज़ें हों, बाकी चीज़ें भी हों कि हमने वॉर टेरर में क्या कुर्बानी दी है। तो मेरा एक आइडिया है, मैं भी डिस्कस करूँगा उस चीज़ को। तो बहुत सी चीज़ें हमारे, अब जैसे एडवर्ड्स कॉलेज है, हाँ। सवाल मेरे है कि पेशावर में एक एडवर्ड्स कॉलेज क्यों है, 3 एडवर्ड्स कॉलेज क्यों नहीं है, नॉर्थ में और साउथ में क्यों नहीं है? ये होने चाहिए। मैं एक आइडिया, मैं अब अल्लाह ताला मुझे उस पर कामयाब करे, मैं एक कोशिश है कि लम्स यूनिवर्सिटी जो है, जैसे वो लाहौर में, तो पेशावर में क्यों नहीं है कैंपस उसका? नहीं, हमें देखें लम्स यूनिवर्सिटी की क्वालिटी की, लम्स यूनिवर्सिटी की बुनियाद वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी ने रखी थी। उन्होंने चंदा दिया था कि यहाँ पर मैनेजमेंट साइंसेस के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए, वो फैक्ट्रीज हैं। अब केपी में भी फैक्ट्रीज हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं, हमारे पास इंटरनेशनल डोनर आते हैं। जब आप बोलेंगे यार मुझे पैसे दे, मैंने ये सड़क बनानी है, गली नाली बनानी, जब उसको बोले कि मैंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना है, मुझे बना के दे दें, पैसे नहीं चाहिए मुझे,
तो मैं समझता हूँ कि हम कोशिश करेंगे कि एजुकेशन पे, हेल्थ पे ऐसे करें। ज़ेबिस को आप देखें, एक बहुत बेहतरीन इदारा है। हाँ, मैं उसकी भी कोशिश करूँगा कि पेशावर में ज़ेबिस का भी जो है ना वो एक ब्रांच है। वैसे ये तो आप कर सकते हैं अगर आप बात करें अपने चेयरमैन से भी। आपकी सपोर्ट चाहिए होगी ना, आपके साथ मिलकर। हमारी सपोर्ट तो वैसे शुरू से आपके साथ ही है, आपकी तरफ से जवाब नहीं आता उसका। वो एक तरफ की मोहब्बत है। एक तरफा मोहब्बत है। तो कुंडी साहब, क्या शुरू से ही आप समझते थे कि जी बस मैंने सियासत में ही आना है? हाँ, मैंने जब लंदन से मैं आया और मैंने पहले जब इलेक्शन लड़ा ना, तो मैंने वापसी का इरादा तर्क कर दिया। लोग कहते थे लंदन से आया, इलेक्शन आएगा, हार जाएगा, चला जाएगा, वहाँ लंदन चला 2002 का पहला लड़ा था ना? हाँ, आप हार गए थे वो। तो ये भाग जाएगा, चला जाएगा, बस ठीक है ये वो। लेकिन मैंने कहा था बस मैंने फुल टाइम पॉलिटिक्स करनी, जो भी है किश्तें चला गया था बस। फिर 2008 का इलेक्शन आप जीते थे। मौलाना फजल रहमान को हराना वाकई बहुत बड़े सियासी रहनुमा हैं वो, और अपने आबाई नशिस्त पर उनको हराना। देखें, चीज़ें चेंज होती हैं। भुट्टो शहीद यहाँ से इलेक्शन लड़े थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे जी, और वो यहाँ से इलेक्शन आ रहे थे, बाकी सब हल्के से जीत गए थे, 6-7 हल्कों से वो इलेक्शन लड़े थे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट काम किया। आज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भुट्टो शहीद का तोहफा है। 10,000 कनाल ज़मीन नवाब ऑफ डेर इस्माइल खान उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। गोमल यूनिवर्सिटी, एशिया की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है गोमल। इस तरह उन्होंने चश्मा बैंक कैनाल देखें, डेरा दरिया खान ब्रिज देखें, रेडियो स्टेशन, उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट की। उन्होंने कहा मैं इसलिए आ रहा हूँ कि यहाँ पे लोग जो है वो शऊर वाले नहीं है। क्योंकि जो मौलाना है, हर जुम्मे की नमाज में मौलाना के पास हर देहात में जो है ना एक बैठे कन्विंसिंग पावर वाला बंदा बैठे। फिर ये चीज़ होते होते मेरे वालिद साहब ने पहली दफ़ा तारीख में मौलाना साहब को 1990 में हरवाया था। अच्छा, पहले सबसे पहले आपके वालिद साहब ने हराया था? तारीखी दफ़ा, पहली दफ़ा ज़िंदगी में जब मौलाना हारे थे, क्योंकि मुस्लिम महमूद साहब थे, वो थे, फिर 90 मेरे। फिर एक कॉन्सेप्ट आया लोगों के जहन में, कह रहे मौलाना हार भी सकते हैं। और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीट थी, उसके नीचे 5 MPA की सीटों पे एक MNA की सीट थी। अच्छा, क्योंकि हमारी सीटें 2 हो चुकी थी, तो मौलाना साहब ने सीट ख़त्म कर दी कि एक और इतनी बड़ी सीटों के मेरा मुकाबला कोई ना करे। आज हम वो सोचते हैं वो सीट तो हम बिल्कुल ऐसे बढ़े, क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट पे, और उस वक्त तो 2 डिस्ट्रिक्ट बड़े थे, उस पर पूरे डिवीज़न की एक सीट थी। वैसे मौलाना साहब से आपका वो वैसे ताल्लुक कैसा है? आप अतौर रहमान से तो मुझे पता है आप काफ़ी फ्रैंक, वो उनके साथ तो सभी फ्रैंक, लेकिन नहीं, मौलाना साहब एक अच्छे शख्स हैं, उसमें मेरे इलाके के हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, और उनकी इज़्ज़त करना हमारा एक फ़र्ज़ है। इलेक्शन अपनी जगह पे, सियासत अपनी जगह पे, जिधर भी मिलते हैं हमें एहतराम का हमारा रिश्ता है, और हम उनकी इज़्ज़त भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। वैसे मैंने वो भी करते हैं, ये नहीं कि वो भी नहीं करते, वो भी करते हैं। मैंने चीज नोट की है कि आप अली अमीन के साथ तो बड़े दूर दूर तक आप एक दूसरे चले, आप और मौलाना साहब के दरमियान एक सीज फायर सा है। सीज फायर नहीं, देखें एहतराम पॉलिटिकल, हम एक दूसरे की तनकीद करते हैं, लेकिन मैं अगर उनके साथ बात करूं, बिलो द बेल्ट बात करूं, या ऐसी ऐसी बात करूं, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए। हमारे एक अच्छा ताल्लुक़ है मौलाना साहब के साथ, और इंशाल्लाह रहेगा। बाकी सियासत अपनी अपनी होगी, और इज़्ज़त देना हर किसी का, हर पार्टी के लीडर को हम इज़्ज़त देते हैं, हर पार्टी के जो भी हों, इज़्ज़त देना उनको फ़र्क बनता है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान फ़र्क क्या है दोनों की लीडरशिप में? मैं ये नहीं पूछ रहा कि कौन बेहतर है, मुझे पता है आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। फ़र्क लीडरशिप होती है ना, लीडरशिप स्टाइल होता है। फ़र्क ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फील्ड लीडर हैं, मतलब वो फील्ड में होते हैं, जलसे जुलूस तकरीरें ये वो। प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो एक रिकॉन्सिलेशन, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स, जोड़ तोड़। मैं कहता हूँ कि वो जो चीज़ ठान लेते हैं कि मैंने ये काम करना है और ये चीज़ करनी है, वो करते हैं, वो कर लेते हैं। अच्छा, और वो अचीव भी करते हैं। और बिलावल साहब जो हैं वो ज़्यादा ड्राइंग रूम की निस्बत ज़्यादा फील्ड में वो करते हैं, लेग वर्क करते हैं ज़्यादा। और अच्छा, पिछले 5 सालों में बिलावल भुट्टो ने पॉलिटिकली कितना ग्रो किया आपके ख्याल में? आप काफ़ी करीब हैं उनके, तो ये तो मैं बायस्ड हो जाऊंगा ना, आप ज़्यादा नहीं, मेरा एक अपना, देखिए मैंने तो ओवर द टाइम 3-4 दफ़ा उन्हें इंटरव्यू देखिए, मैं समझता हूँ कि उन्होंने दिन ब दिन उनमें काफ़ी बेहतरी आ रही है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी उनमें है। कभी कभी टेम्पर लूज कर जाते हैं स्पीचेस में। अच्छा, वो होता है, नौजवान भी हैं, और आप मतलब है कि नौजवान हों, आप लीडर हों, और आप मतलब है कि चीज़ वो तो बहुत ही कम औकात में है कि वो कभी जो टेम्पो लूज, अदरवाइज़ वो आप देखें बड़ी स्मूथ पार्लियामेंट। देखिए वो डिफरेंस करते हैं, वो पार्लियामेंट की अपनी स्पीच होती है, पब्लिक की अपनी स्पीच होती है, बार काउंसिल में जाए तो और स्पीच होती है, स्टूडेंट्स के पास जाए तो और स्पीच होती है। और देखें उन्होंने वाकई यूथ के लीडर होने का सबूत दिया। उन्होंने सिंध में स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी ख़त्म कर दी। लोग कहते हैं ना कि हम यूथ के लीडर हैं, ये हैं,
वाहिद सूबा सिंध है जिसमें स्टूडेंट में पाबंदी नहीं है। गवर्नर साहब, एक ब्रेक की इजाजत लेना चाहूंगा नाज़रीन। ब्रेक के बाद गवर्नर केपी से गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब आज हमारे इस ईद के खुसूसी मेहमान हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी क्यों नहीं ग्राउंड पकड़ पा रही है? इंशाल्लाह पकड़ेगी जल्दी और हम इस पर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुश्किलात हैं, चीज़ें हैं, क्योंकि अब पॉलिटिक्स जो है वो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स आ गई है। ये भी एक बहुत बड़े अलमिया इस मुल्क का कि इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। तो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स जो है वो नज़रियाती पॉलिटिक्स थोड़ी डिफरेंट। मेरा एक बहुत अच्छा वर्कर होगा, बहुत अच्छा पार्टी के साथ कमिटेड खड़ा होगा, लेकिन वो उस नज़रियात पे शायद वोट ना ले सकते। लेकिन इलेक्टेबल्स हैं जी, वो वोट ले सकते हैं। सियासत का और इलेक्शन का पैमाना चेंज हो गया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई जिसमें जो है ना, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह बिलावल साहब एक यंग लीडर है। वो उसने जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन, जो पिछले इलेक्शन कैंपेन किसी लीडर ने ऐसे नहीं चलाई जिसको बिलावल साहब ने चलाई है, और अभी आसफा भुट्टो साहबा के आने से भी उनको एक और सपोर्ट मिली है उसमें। तो मैं समझता हूँ कि आसफा लेकिन इतनी एक्टिव नहीं है, क्या होंगी आगे जाके? हो जाएंगी। ये पहले लोग बिलावल साहब के मुतालिब ये कहते थे कि जी नहीं है, ये है, और ज़रदारी साहब सब कुछ चला रहे हैं, उनको आगे रखा हुआ है, ये है, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो अब आसफा साहब पे आ गई हैं कि ये चीज़ें, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला होगी। उनमें आप समझते हैं कि स्पार्क है? बिल्कुल है। अच्छा, मैंने एज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी उनके साथ काफ़ी काम किया है। तो अगर बिलावल साहब और आसफा के दरमियान कंपैरिजन करें तो लीडरशिप स्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ, आसफा जो है, आसफा भुट्टो साहबा जो है वो अपने भाई को फॉलो करती है। अच्छा, कभी भी उसने ये नहीं किया कि मतलब वो बिलावल को अदरवाइज लीडर मानती है? बिल्कुल मानती है, और उसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जब तक उसको चेयरमैन ना कहा। अच्छा, हमने कई मौक़ों पर उसको देखा है कि उसमें ऐसी चीज़ें। ठीक। तो वो बिल्कुल अपने भाई के साथ स्टैंड करती है, और जब भी उनको जो टास्क चेयरमैन साहब देते तो करती है। अदरवाइज वो अगर कुछ हो भी सही तो कहते हैं कि आप जाके चेयरमैन साहब से पूछिए, फिर बात होगी। अच्छा, अपनी पार्टी के अलावा कौन आइडियल सियासतदान है आपके? मैं खुद ही हूँ। अब तो मैं सियासत वो मुँह अच्छा, आप अपने आइडियल खुद ही है। नहीं, वो होता है ना कुछ पार्टीज में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप समझते हैं कि यार वो उनमें डेप्थ है, उनमें वेटेज है, वो जो बात करते हैं, वो जिस तरह से, या उनका जो कॉन्डक्ट होता है मुख्तलिफ मीटिंग्स में, काबीना में, कौमी असम्बली में, आगे पीछे। देखिए, लीडरशिप पहले मौजूद थी। पॉलिटिक्स का जो है वो एक, अब ईद के दिन तो सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन पीटीआई के आने के बाद पॉलिटिक्स थोड़ी सी ख़राब कहें या क्या क्या एक मौज़िब क्या अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप पहले आप भी है ना, अगर आपकी पीटीआई की लीडरशिप आपको पसंद नहीं करती ना, आप जुर्रत नहीं कर सकते कि उसको टीवी अपनी तस्वीर खींच ट्वीट कर लें। वो इतने मतलब है कि मुझे तो कभी पार्टी के चेयरमैन या किसी ने नहीं कहा कि आप किसी के साथ मिलें, किसी के साथ न मिलें, किसी की शादी गमी खुशी में न जाएं, किसी का तस्वीर क्यों आई है। तो वहाँ पर तो बड़ी जो है वो, तो पीपल्स पार्टी के शदीद मुखालफीन के साथ आप रात को फिर छुप छुप के क्यों मिलते हैं? मैं रात को छुप के किसी से नहीं मिलता। मैं कोई चोर दरवाजे से नहीं हूँ। मैं जब भी मिलता हूँ ओपनली मिलता हूँ। मैं किसी भी पार्टी का अगर मुखालिफ भी हो, हम उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। मिलते आप सबके साथ में? मिलते सबसे हैं कोई अगर है तो मिलते हैं, क्यों नहीं। अगर आप कोई दावत दें, आप जब दावत देंगे किसी को भी बुलाएंगे, चाहे हमारे मुखालिफ हो। मैंने तो ऑन एयर अब कह दिया, मैं दे रहा हूँ आपको दावत। तारीख जिस होगी आप जिसको भी बुलाएंगे हम हाजिर हैं, खाएंगे। अच्छा, आप वकालत की तरफ क्यों नहीं गए? कर तो सकते थे आप। देखें, मैंने ये फैसला किया कि जो काम भी आप करें फुल टाइम करें। अच्छा, ये 50-50 वाला काम नहीं चल सकता। अगर आप वकालत करें तो फुल टाइम आप वकालत को टाइम दें और बस उसी प्रोफेशन में चले जाएं। और अगर पॉलिटिक्स करनी है, पॉलिटिक्स यार फुल टाइम है। सुबह 8 बजे उठते हैं, काम शुरू करते हैं 8 बजे, रात चाहे जितने बजे हैं, वो कहते हैं पराए गम पे उठते हैं, पराए गम पे सोते हैं। बहुत डिमांडिंग है पॉलिटिक्स। अच्छा, मतलब है कि हमारे तो क्योंकि ऐसे इलाके हैं जहाँ पे देहात हैं, थाना कचहरी है, अस्पताल है, ये काम है, वो काम है। सबसे बड़ी मुसीबत या गनीमत कहें जो भी है, मोबाइल है, आपको ख़ुद उठाना पड़ता है। अभी भी मैं मतलब है कि मैं जब भी आपको कॉल करता हूँ, आप गवर्नर साहब भी बन गए, आप खुद फ़ोन, आपकी तो बहुत ही मजबूरी उठाना, क्योंकि आपके नहीं उठाएंगे तो आप टीवी प्रोग्राम में पीछे बोलना शुरू करें। लेकिन वो जो अब जब से मोबाइल मैंने लिए, मेरे पास एक नंबर है और पूरी दुनिया के पास वो नंबर है। अब भी मेरे दोस्त वही एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं वो कॉल उठाऊँ, व्हाट्सएप पे भी जवाब दूँ। लेकिन मीटिंग्स ये वो इतनी वो होती हैं कि मतलब है कि वो बंदा कोशिश करता है कि
एकोमोडेट हो, लेकिन नहीं मैनेज हो पा रहा। अच्छा, ये अब ये एक सब्जेक्ट है जिसको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना पड़ेगा, मोबाइल मैनेजमेंट। मोबाइल मैनेजमेंट। अच्छा, ईद पर काफी पैगामात 600-700 तो आ जाते हैं मैसेज। जवाब नहीं है 400-600 नहीं है। ये पहले जब मैं था तो 2-3 हज़ार एवरेज चल जाते थे। अच्छा, 2-3 हज़ार कम से कम। वो अब तो गवर्नर बन गए तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई जो पीछे मतलब एक ज़माने में नहीं पूछते थे वो भी पूछना शुरू हो जाते हैं। कोई क्लास फेलो पैदा हो जाएगा, कोई दोस्त पैदा हो जाएगा, कोई लंदन के सड़कों वाला पैदा हो जाएगा दोस्त। हम कहीं मतलब होता है इक़्तिदार में लोग। हाँ, वो ज्यादा आपके साथ मोहब्बत उनकी बढ़ जाती है। पुरानी तस्वीरें भेज देंगे कि मैं आपके साथ मैं आपके साथ था उस वक्त। तो हर एक मैसेज का आप रिप्लाई करते हैं या? यार मेरी कोशिश होती है। अब वो रिप्लाई ऑल तो नहीं कर सकते, खुदा न खासा किसी की फौती होती है, कोई बीमार है, रिप्लाई ऑल सब मुबारक हो, ईद मुबारकबाद ही भिजवा दें। तो डेफिनेटली इसको फिर ये भी होता है कि आपको पढ़ के ये देखना पड़ता है कि यार किसका मैसेज है। कल कोई अब आपका मैसेज तो बड़ा गौर से पढ़ना पड़ता है। अगर वो मैंने मैसेज किया, मैंने कहा जी हाँ ठीक है, या फिर आप किसी पीएस को बोलें कि पढ़ते जाओ रिप्लाई करते जाओ, तो ऐसे तो नहीं है। आप देख लेते हैं, कोशिश होती है मेरी कि मैं खुद रिप्लाई। गवर्नर साहब, एक ब्रेक की इजाजत लेना चाहूंगा नाज़रीन। ब्रेक के बाद गवर्नर केपी से गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, आपकी ओट टेकिंग जो थी वो पूरा एक मेला बन गया था इस्लामाबाद से। जिससे पूछो मैं जा रहा हूँ ओट टेकिंग पे, कुंडी साहब की सबको बुला लिया था। मेरा ज़्यादा टाइम इस्लामाबाद में पता है आपको गुजरा है जी। यहाँ पे मीडिया के साथ भी, फिर यहाँ पे दोस्त भी हैं, सारे हैं, तो ज़्यादा टाइम पेशावर के इस्लामाबाद में गुजरा है। मैं जब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुझे बिलावल साहब ने बनाया तो मैंने कहा सूबाई जनरल सेक्रेटरी, मैंने कहा मैं पेशावर जाके रहूँगा। तो पेशावर में आते जाते थे, काम होते थे, रहते थे, 2-3 रह जाते, एज मतलब इतना यानी जैसे यहाँ पे रहते। तो सब ने कहा कि अगर खुदा करे कैसे हो तो मैं बोले, तो ऐसे था कि अचानक की बात थी। तो जो भी टेलीफोन पे अवेलेबल था आपको दूसरे दोस्तों का, आप तो अयाशी करने बाहर गए हुए थे, लेकिन जो है नहीं, मैं नहीं पहुंच पाया और मैं तो अफसोस जो भी जो है वो क्या नाम है मिले। मैंने कहा जिसने भी आना है ओपन दावत थी। टाइम बड़ा शॉर्ट था, ज़्यादा टाइम होता और 1-2 दिन और होते तो शायद आप भी आ जाए थे। आपने जुर्माना भी लगाया हुआ है मुझ पे, और दोस्त भी आ जाते हैं। तो वो अब 2 दुम्बे तो आपको दावत एक और सेरेमनी कर लेंगे ना आपके दुम्बे पे। अच्छा, एक और करेंगे। 2 दुम्बे खा के सेरेमनी कर लेंगे। नहीं, वो तो मैं उन तारीखों में आऊँगा जिस तरह मैंने कहा कि जब, और स्पेशली वैसे गवर्नर साहब जब आप ये वॉर म्यूजियम बनाएंगे तो उसका एक स्पेशल प्रोग्राम हम आपके साथ मेरी कोशिश है। मेरे पास एक आइडिया है और बड़े अच्छे मैं बताता चलूँ, मुझे सलीम साफ़ी साहब ने ये आइडिया दिया। अच्छा, वॉर म्यूजियम का? हाँ, उसने भी कहा कि मैंने पिछले शायद गवर्नर साहब को भी कहा, बिल्कुल बात हुई थी, आई नो। तो मैंने कहा कि मैंने भी अपने ज़हन नशीन कर लिए, नोट डाउन कर लिए, और मैं जो है इंशाल्लाह ईद के बाद इसके ऊपर वर्कआउट करता हूँ। मिलते हैं वहाँ पे आर्मी वालों से भी मिलते हैं, उनके पास काफ़ी इस चीज़ का वो होगा। गालिबन SPR ने गालिबन कोई छोटा मोटा कोई म्यूज़ियम टाइप बनाया है मेरे ख्याल में। अच्छा, वहाँ पे KP में आई थिंक पिंडी में है या किधर है, मुझे इसका वो नहीं है, मैं इसको चेक कर रहा हूँ। लेकिन होगा कि हम कहते हैं कि एक हो जो वहाँ पे फॉरनर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, जो भी आते हैं, उसको कम से कम वो देखें कि खैबर पख्तूनख्वा कौन से। हम जब बाहर जाते हैं इतनी उनकी चीज़ें नहीं, काफ़ी म्यूजियम है, और वो पता नहीं क्या कैसे मतलब कोई दिखा रहे होते हैं। और वैसे भी जो हमारे शोधा की कुर्बानियाँ हैं, और जो मैं इस कोशिश में हूँ कि मैं कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे करूँ ताकि उसको अच्छा मेंटेन करे, एक अच्छी उसके अंदर हो। हमारे ये देखिए सब कुछ हुकूमत नहीं चला सकती। आप कहना कि मैं चला दूंगा या कोई एक बंदे की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कोई ऐसी चीज़ हम करें ताकि इसको जो है ना वो। अच्छा, अब थोड़ी सी लाइट ईद का मौका है तो आप सियासत शुरू कर। नहीं, सियासत तो आप, मैं सवाल करता हूँ, आप सियासत की बात करें, कढ़ाई की बात करें, कोई गोश्त की बात करते हैं। आप अली अमीन के साथ जो हैं CM साहब के साथ शिकार पे जाते रहे हैं किसी ज़माने में, ठीक है, दुरुस्त बात है ये? हाँ, एक दफ़ा क्यों? अच्छा, तो क्या शिकार किया था? तीतर का शिकार था, हिरन भी थे, तीतर भी थे। मैं तो हिरन का शिकार कभी नहीं, मतलब मैं नहीं मारता हूँ, लेकिन तीतर का शिकार मैं खेलता हूँ। अच्छा, एक दफ़ा आपने वादा किया था अपने दोस्तों से कि वो तीतर आपको खिलाता हूँ, वो जब हम खाने बैठे तो वो बटेर निकल आए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना खिलाऊं। अच्छा, तो अली अमीन को कितने अरसे से, बचपन से ही जानते होंगे आप? उसकी वालदा कुंडी थी, बचपन से समर स्कूल, हम समर में। आपके दूर के रिश्तेदार भी हैं ना? हाँ, उसकी वालदा मेरे मामू है, उसकी बेटी, समझी, उसकी बेटी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी वालदा। और फिर हम समर में, क्योंकि हम डी खान में होते थे या इधर, तो हम समर यहाँ पेशावर में आके
ट्यूशन्स वगैरह जो स्कूलों की होती थी, और अच्छा। हम इकट्ठे इधर होते स्कॉश के करते थे, तो टाइम कुछ गुजरा है इकट्ठे। इकट्ठे गुजरा है। तो अब बाकी जो ईद के 2 दिन रह गए हैं, तो इसमें कोई बारबेक्यू का कोई प्लान शैन है कि हम आ जाएं डी खान आपके पास? आ जाएँ, आप भी आ जाएँ, लेमीन साहब को भी दावत है, सबको दावत है बिल्कुल। अच्छा, लेकिन गोश्त अपना लेके आए। नहीं, इतने तो हम जालिम नहीं है, कुछ गुजारा उधर आपके पास आएंगे तो आपके नाम पे कोई हमें दे देगा। फैसल करीम कुंडी साहब, एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपको भी ईद मुबारक, अपना ख्याल रखिएगा। और बारबेक्यू तो बड़ा मज़ा आता है, और खाने में, उसके बनाने में भी मज़ा आता है, खाने में भी मज़ा आता है, लेकिन एहतियात के साथ अभी 4, 5, 6 दिन मज़ीद ये बारबेक्यू वाला मामला चलता रहेगा। तो गोश्त भी अगर खाएं तो एहतियात के साथ खाएं। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।